सभी लोगों का स्वागत है और सब लोग पेपर दे लिए होंगे। इसमें जो पहला प्रश्न आया था, मैं बोला था कि आप लोगों का वीडियो जो है ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को शाम को 7 बजे पहुंचेगा और बताया था कि टेलीग्राम पर यूनियन आईएएस से सब लोग जुड़ लीजिए। वहां पर जो है 6:30 बजे आप लोगों को पेपर पहुंच जाएगा। आधे घंटे में पेपर सॉल्व कर लीजिए और 7 बजे मैं उसका आंसर बताऊंगा, उससे मिलाया करिए, क्योंकि पेपर तो काफी होगा ना, तो रूटीन में एक पेपर आप लोग भी दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि सामाजिक न्याय की उपलब्धता में लोक हितवाद PIL का प्रयोग एक प्रभावी उपकरण की तरह किया जा सकता है। तो प्रभावी उपकरण की तरह किया जा सकता है, यहां पर मैं बताया कि जैसे कम खर्चीली बनती है, सही बात है। द्रुतगामी बनती है, ये भी बात सही है भाई। कम खर्चीला का मतलब ज्यादा PIL में समझा तो रखा हूं, अब दोबारा नहीं बोलूंगा। तो द्रुतगामी बनती है तीव्र गति से, सही बात है। मानवोचित और विवेक सम्मत बनती है, सही है। बोझिल बनती है, बोझिल थोड़ी ना बनेगी। तो क्या आंसर होगा? 1 2 3 होगा ना। दूसरा प्रश्न चलिए, ये तो मिला लिए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अरे इसमें जो है, इसमें मिलाए होंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण तो व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रस्तुत किए जाने का आदेश। एक का क्या हुआ? 1 उत्प्रेषण, निम्न न्यायालय न्यायिक निकाय को अपना अधिकार सीमा न लागने का आदेश। तो 4 नंबर, 1 4। और फिर इसका हो गया 3 नंबर, किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच की कार्रवाई। C का 2 परमादेश, किसी सार्वजनिक अधिकारी का अपना पद सुरक्षित रखना। कि किसी सार्वजनिक अधिकारी का अपना पद सुरक्षित रखना, तो ये तो अधिकार परीक्षा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि D का 2 हो जाएगा और ये परमादेश का 3 हो जाएगा। क्या होगा? ये आंसर होगा ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लिखा है, लेकिन ये होना चाहिए। अब चलिए, अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध का प्रावधान है। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी होने पर कारण बताना आवश्यक है। तो कारण बताना थोड़ा ना आवश्यक है। उस दिन समझाया था, 3 पॉइंट लिखवाया था इसके पहले वाले वीडियो में। क्या होगा? केवल 1। अब चलिए, भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भी बताया था कि 2 तरह के होते हैं, एक धार्मिक और दूसरा जो है, बोलिए, धार्मिक और दूसरा हो गया भाषाई सांस्कृतिक। भाषाई सांस्कृतिक। तो यहाँ पर धार्मिक और भाषाई होगा, ये निर्याती नहीं होगा। उस दिन बोला भी था, ये निर्याती नहीं होगा। अब चलिए आगे, मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं? तो रिट जो है कौन कौन जारी करता है, बताइए। 32 और 226, 2 और 4 होगा। जल्दीबाजी में हो सकता है हमसे भी 1 2 गलत लग जाए, तो उतना क्षमा करिए, हो सकता है जल्दीबाजी में गलत लग जाए। परमादेश को जारी करने का उद्देश्य क्या होता है? तो परमादेश को जारी करने का उद्देश्य होता है किसी पदधारी को उसके कर्तव्य के निष्पादन के लिए निर्देश देना, सही बात है। अवैध व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति को छोड़ना है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। अपन न्यायालय से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 1। अब चलिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को कहा। फिर चलिए, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है। तो स्वतंत्रता के अधिकार को, क्योंकि आगे मैं पढ़ाऊंगा, 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित होता है। शेष को जो है राष्ट्रपति लिख सकता है कि कौन कौन सा निलंबन होगा। अब इसके बाद आगे चलिए, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का उल्लेख है? तो 16(4) में पिछड़ा वर्ग शब्द का उल्लेख है, बताया था उस दिन। फिर चलिए, रामनंदन प्रसाद समिति ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया, सही बात है। विधानमंडल विधानसभा पिछड़े क्षेत्र के मामलों में सरकारी नौकरियों के लिए निवास के आधार पर आरक्षण कर सकते, गलत। विधानमंडल नहीं, संसद, इसलिए वो गलत है। जैसे आंसर क्या होगा? केवल 1। फिर चलिए, अनुच्छेद 16, 17, 18, 19 में से कौन सा भिन्न अधिकार वर्ग में आता है? ये बताइए। समानता, तो समानता में क्या किया जाएगा? समानता में 16, 17 और 18 आ गया। और फिर स्वतंत्रता में क्या आ जाएगा? स्वतंत्रता में 19 आ गया।
तो भिन्न वर्ग का है तो क्या लगाएंगे भाई, भिन्न वर्ग का इसमें है तो 19 लगाइए। कौन सा भिन्न अधिकार वर्ग में आता है, तो भिन्न अधिकार वर्ग में ये आता है भाई, समानता से भिन्न अधिकार वर्ग दूसरा हो गया, 19 लगाइए। अब चलिए 19 से ग के तहत संस्था बनाने की स्वतंत्रता दी गई, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है ये बताइए, बोला था रट डालिएगा, इसमें अंदाजा मत लगाइए, अंदाजा लगाएंगे गलत हो जाएगा। लोक व्यवस्था के हित में सही बात है, साधारण जनता के हित में नहीं लिखा है, संस्था बनाने में साधारण जनता नहीं लिखा है। ये तो है भारत की प्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए तो है, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी नहीं है, तो 4 नंबर तो वैसे ही नहीं होगा, 1 भी नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 और 3 होगा इसमें, एक बार देख लीजिएगा। ये चलिए मिला लिए होंगे, सब तो ऐसे ही है, इसे मिला लिए होंगे, ये 1 मिला दिए तो ऐसे ही मिल गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है ये बताइए। इसमें जो है भारत में अनुच्छेद 32 के अधीन सांविधिक उपचार केवल मूल अधिकार के मामले में उपलब्ध है, उन अधिकारों के मामले में नहीं जो संविधान के कुछ अन्य उपबंधों में अनुगमित होते हैं। ये बताइए सही बात, ये तो सही बात मूल अधिकारों के मामले में उपलब्ध है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन से बंदी प्रत्यक्षीकरण ये अधिकार प्रचारित जारी कर सकते हैं। केवल मूल अधिकार नहीं, गलत हो जाएगा। खुद ही बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है केवल मूल अधिकार के संदर्भ में, और 226 में जो है हाई कोर्ट जो है वो देखा जाए तो फंडामेंटल राइट के अलावा उस दिन बताया था ना, लीगल राइट है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, चाहे इंस्टीट्यूटरी राइट है, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, अरे भाई ऐसे समझिए एक लाइन का कंसेप्ट, सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के संदर्भ में रिट जारी करेगा और हाई कोर्ट मूल अधिकार समेत जो है अन्य संदर्भों में रिट जारी करेगा, काम खत्म। ये 2 नंबर गलत हो जाएगा, केवल 1 होगा आंसर। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है, ये बताइए। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सही बात है। सिखों को कृपाण धारण करने रखने का अधिकार, सही है। राज्यों का समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, तो ठीक है। समाज सुधार, मान लीजिए कोई विधि बनाई जाती है, कोई धार्मिक कर्मकांड यदि मेल नहीं खाता तो अवैध होगा, ये बात सही है। धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, खुद ही बोला था धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है, तो क्या होगा आंसर, 1 2 3। चलिए अब हम लोग जो है कुछ आगे पढ़ते हैं। इसमें जैसे हम लोग को जो पढ़ना था, एक तो डीपीएसपी के बारे में पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ना है। अब जानते हैं कि भाग 4 में इसको रखा गया है और इसमें जो है 36 से लेकर जो है 51 तक अनुच्छेद है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले तो जानिए कि भाई इसका अर्थ क्या होता है, फिर इसकी विशेषता क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में जानना है। और फिर थोड़ा सा विश्लेषण जानिए भाई क्या महत्व, क्या समस्या, जिससे कथन कारण का प्रश्न हो जाए। और फिर इसमें अनुच्छेद से प्रश्न आता है तो अनुच्छेद पर चर्चा करना है। और फिर इसमें तीसरा जो चीज है, जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के मध्य संबंध न्यायिक निर्णय के संदर्भ, यहां से प्रश्न आता है न्यायिक निर्णय के संदर्भ में, ये हम लोग को समझना है। अब कुछ जो है इसमें कथन भी आता है, इस तरह से भी कुछ स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन आता है पीटी में। अब बाकी मेंस में तो मान लीजिए समाज सेवी संहिता का विश्लेषण है, चाहे वैश्वीकरण का डीपीएसपी तत्व पे प्रभाव है, तमाम चीजें हैं, लेकिन उसको हम लोग चर्चा नहीं, हम लोग सामान्य बातों की चर्चा। तो देखिए जैसे मैं आप लोगों को बताया था डीपीएसपी का मतलब क्या हुआ, कि जैसे उस दिन बताया था कि ये जो संविधान है, तो संविधान में एक तरफ व्यक्ति है और दूसरी तरफ राज्य है। तो व्यक्ति का राइट है, मान लीजिए नागरिक का ड्यूटी है, भाई नागरिक के संदर्भ में ड्यूटी है ना, तो नागरिक का ड्यूटी है, राज्य का राइट है और राज्य का ड्यूटी है। तो यही जो राज्य का ड्यूटी है किसके प्रति, व्यक्ति और नागरिक के प्रति सेवा करने की जो ड्यूटी है, इसी ड्यूटी को जो है डीपीएसपी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य द्वारा व्यक्ति और नागरिकों के प्रति जो कर्तव्य लिखा गया है, आप जानते हैं कि डीपीएसपी कहां से लिया गया, आयरलैंड से। तो राज्य का व्यक्ति और नागरिक के प्रति जो सेवा करने का कर्तव्य है, उसे ही संविधान में लिखा गया है।
और जानते हैं कि डीपीएसपी किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तेज बहादुर सप्रू समिति लगाइएगा, संविधान सभा में सप्रू समिति बनाया गया था, उसी सप्रू समिति के सिफारिश पर ही जो है डीपीएसपी तत्व जोड़ा गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि राज्य द्वारा जो है व्यक्ति और नागरिक के प्रति जो कर्तव्यों का निर्धारण है संविधान में जो किया गया है, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की जो स्थापना करता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, तो यह जो आदर्शवादी प्रलेख है जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो सकता है, सरकार अपने संसाधनों के अनुरूप इसको लागू करने का प्रयास करती है। इसको हम लोग जो है डीपीएसपी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। हमें बताया आयरलैंड से लिया गया है। और फिर मैं बताया अभी ये कहीं न कहीं जो है जो तेज बहादुर सप्रू समिति बनाया गया था संविधान सभा में, उसके आधार पर इसको जोड़ा गया था। अब यहाँ चूंकि आप लोग मूल अधिकार पढ़ लिए हैं, तो मूल अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है ये बताइए। भाई मूल अधिकार तो व्यक्ति और नागरिकों को दिया गया है, और डीपीएसपी तो एकदम उल्टा हो गया ना, व्यक्ति नागरिक के प्रति राज्य का क्या कर्तव्य है। अब फिर देखिए हम कहते हैं कि मूल अधिकार तो न्याय योग्य है, न्यायालय में जाके आप लागू करा सकते हैं, और डीपीएसपी न्यायालय लागू नहीं कर सकता है, सरकार के संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह देखिए जो मूल अधिकार है वह न्यायालय, भाई आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है 2021 को छोड़कर, लेकिन आपातकाल में इसका डीपीएसपी का निलंबन नहीं हो सकता है। इस तरह से जैसे आप लोग अंतर मान लीजिए कि आप लोग के नोट्स में, अच्छा इसका जो नोट्स है आप लोग को मैं भेज दिया हूं, और इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसका नोट्स का मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम पर सीधा चले जाएंगे, तो लिंक हमने दे दिया है। तो लिंक हमने दे दिया तो उससे भी आप जुड़कर जो है मैटर जाकर निकाल लीजिएगा। डीपीएसपी का फंडामेंटल ड्यूटी का जो है मैटर उस पर पड़ा हुआ है, और उसी का क्लास में पढ़ा देता हूँ। अब जैसा समझिए, जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है मूल अधिकार क्या है, यथार्थवादी है, तो इसकी गारंटी है ना, तो यथार्थवादी हो गया। और डीपीएसपी क्या हो गया? डीपीएसपी जो है आदर्शवादी हो गया, नैतिक सिद्धांत के रूप में हो गया। इसको हम लोग को भविष्य में प्राप्त करना है। और देखते हैं कि मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत पहलू पर ज्यादा बल देता है, सामाजिक कल्याण पर कम। ये जो डीपीएसपी है वो सामाजिक कल्याण पर ज्यादा बल देता है, व्यक्तिगत कल्याण पर कम। एक तो इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजकीय नीति सिद्धांत, इसकी जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति जो है क्या है, बहुआयामी है। इसकी प्रकृति बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए गांधीवादी मतलब नैतिक पहलू है। फिर आप देखते हैं कि समाजवादी तत्व इसमें है, समाजवाद भी है, समाजवाद मतलब समानता से संबंधित। और फिर जो है वो उदारवाद है, उदारवाद का मतलब स्वतंत्रता से संबंधित, तो स्वतंत्रता से संबंधित भी है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, ये जो डीपीएसपी तत्व है यहाँ पर तीनों तरह की विचारधारा पाया जाता है। अब यहाँ पर जैसे क्या करिएगा, आप लोगों को जो नोट्स दिया हूं उससे लेकर एक लिस्ट बना लीजिएगा। गांधीवादी तत्व का मतलब गांधी जी जिस बात को मानते थे, जैसे पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40, जिससे सहकारिता, अब तो मान लीजिए 43B में सहकारिता को जोड़ भी दिया गया है। कौन सा संशोधन? 97वां संविधान संशोधन, सब रख डालिए। तो आप देखते हैं जैसे कुटीर उद्योग है, जैसे मद्य निषेध है 47 में, गौ हत्या निषेध है 48 में। इस तरह से यहाँ लिख डालिएगा। समाजवादी जो तत्व है ये बताइए, समाजवादी मतलब समानता को बढ़ावा देने वाला, तो सबसे ज्यादा तो तत्व कौन सा है? 39। तो 39 में जो लिखा होगा उसको लिख डालिएगा। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी 43A। अधिक से ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा हमारे यहाँ जो है 3 डीपीएसपी तत्व जोड़े गए थे। कौन कौन सा? 39 का, 43 का और 48 का। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है कि 42वां संशोधन द्वारा कौन सा डीपीएसपी तत्व जो है वो नहीं जोड़ा गया। 39 का, 43 का और 48 का, ये ध्यान रखिएगा। तो समाजवादी जो तत्व है, मजदूरों के लिए उचित वेतन 43 में, जैसे उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी अभी बताया 43A में, समान कार्य के लिए समान वेतन आप देखते हैं 43(4) में। ऐसे इसकी लिस्ट बना लेना है। और फिर जो उदारवादी तत्व है उसमें जैसे समान सिविल संहिता 44, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में जो 4 लाइन बात लिखा है वो भी ध्यान होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि एक जो है लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट में सबका, जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूं, एक तो पूरा ये लिस्ट बनाना है और सब अनुच्छेद को लिखना है, वो भी एक रटाई करना है, क्योंकि अनुच्छेद भी इससे मिलाने को आता है।
अनुच्छेद जो मिलाने को आता है उसमें जैसे मान लीजिए 38 है, अब 38 है तो लोक कल्याणकारी राज्य, 39 है तो वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय कभी पूछेगा तो 39, वेलफेयर स्टेट पूछेगा तो 38। अब मान लीजिए कभी पूछा कि वेल जो हम लोग क्या लोक कल्याणकारी राज्य है वो कहाँ पर है, अब मान लीजिए ए दे दिया प्रस्तावना, बी दे दिया डीपीएसपी, सी दे दिया मूल अधिकार, तो फिर डीपीएसपी एक ही टिक लगाना है तो डीपीएसपी टिक लगाइएगा। अरे यदि मान लीजिए इसमें से चयन करना है कि कौन कौन, इसको 1 2 लिख दिया तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जिससे 40 में पंचायती व्यवस्था है, 41 में जैसे लोक सहायता, रोजगार, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, या मान लीजिए सबको करिए। इसी प्रकार से देखते हैं कि जैसे 42 है तो सबका एक पूरा लिस्ट बनाना है, क्योंकि उससे लिस्ट से भी क्वेश्चन आजकल पूछना शुरू करता है और वहां मिलाने वाला क्वेश्चन आता है, ये भी बात हम लोग को ध्यान रखना है थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए 44, 45 पूरा एक लिस्ट बनाकर नोट कर डालिएगा और उसके भीतर जो लिखा होगा वो भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और एक चीज और बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसको व्यवहारिक भी जोड़िएगा। जैसे खाद्य सुरक्षा कानून बना, मैं पूछूं खाद्य सुरक्षा कानून किस अनुच्छेद के तहत, 48, क्योंकि कृषि और पशुपालन लिखा गया है। मान लीजिए मैं कहूं आर्थिक आरक्षण किससे संबंधित है तो 46 से संबंधित हो जाएगा। ऐसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से भी जोड़कर प्रश्न पूछता है। और ऐसे 51 में मैं बोला कि 51 में जो है क्या लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें 4 लाइन लिखा गया, चारों लाइन अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वहां से प्रश्न आता है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी बात ध्यान रखना है। और यहां पर एक तो इसको ध्यान रखना है, और फिर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि देखिए एक चीज क्लियर करा दूं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध शुरुआती दौर में हमारे संविधान में था, अनुच्छेद 45 में। इसको उठाकर 21 में रख दिया गया। 21 का स्रोत क्या है, 45। और उसने बताया था इसी शिक्षा के अधिकार को जो है 1 अप्रैल 2010 से कानूनी स्वरूप में लागू कर दिया गया। और वर्तमान में 45 में क्या है, तो वर्तमान में 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देख रेख और शिक्षा के उपबंध को शामिल किया गया है और इसको राज्य का उद्देश्य घोषित किया गया। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? मूल संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध था, इसको ले जाकर 21 में रख दिया गया। अब फिर इसकी जगह पर अनुच्छेद 45 में क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देख रेख शिक्षा के उपबंध को शामिल किया गया और इसको राज्य का उद्देश्य घोषित किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले समाज सेवी संहिता कहाँ लागू हुआ, गोवा में, फिर आप देखे होंगे उत्तराखंड में। तो जब मेंस में मैं पढ़ाया था तो इसमें आप लोगों को बताया भी था और अभी बताया हूं। एक लाइन यहाँ पर कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है, जैसे 42वां संविधान संशोधन है, मैं भी बताया कि क्या क्या जोड़ा गया है, तो उसकी लिस्ट बना लेना है, वहां से क्वेश्चन पूछता है। अब फिर जैसे मैं बताया एक दो चीज, अब इसका 39 का है, 43 का है, 48 का है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे 39 का है तो उसके बारे में भी एक लाइन लिख लेना है, क्योंकि कभी कभी अनुच्छेद नहीं देता है, वो भी हम लोग को ध्यान रखना है। कभी अनुच्छेद नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए कि भाई इसमें क्या क्या लिखा गया है, तो वो भी ध्यान रखना है। और फिर हम लोग को एक उसमें और काम करना है कि जो स्टेटमेंट आता है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे स्टेटमेंट कुछ मैं बता देता हूं, 2-4 आप लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट इसमें जो है, जैसे हम लोग के यहाँ जो विचारक है, जैसे मान लीजिए, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, ये सोच रहा था कि देखिए हम लोग के यहाँ डीपीएसपी तत्व में लिखा गया है 36 से लेकर 51 तक, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि डीपीएसपी का उल्लेख केवल भाग 4 में ही नहीं है, बल्कि संविधान के अन्य अनुच्छेदों में भी दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 350 का देखेंगे, जैसे मान लीजिए 331 देखेंगे, 335 देखेंगे, ये सब भी डीपीएसपी तत्व के बारे में चीज दिखाई देता है। यही बात ध्यान रखना है कि डीपीएसपी केवल जो है वह उसी भाग में नहीं लिखा गया, अन्य जगहों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अन्य जगहों पर दिखाई देता है, यदि ऐसा स्टेटमेंट लिखेगा वो भी सही हो जाएगा। और फिर मैं अभी बताया था
कि जैसे मैं बताया 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जिसे 43 का है जो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, जैसे 48 का है पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, उसकी लिस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अच्छा वो जो स्टेटमेंट बता रहा था कथन, अब देखिए जैसे केएम पणिक्कर, तो केएम पणिक्कर का जो कथन है आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, ऐसे छोटा छोटा लिख देना है, आप लोगों के नोट्स में लिखा हूं, नोट कर लीजिएगा। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, जैसे मान लीजिए अब डॉक्टर अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट है, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था, अब डॉक्टर अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट है तो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, बस इतना ही लिख लेना है, ज्यादा नहीं, कि डीपीएसपी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। जैसे एक विचारक है जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स, तो जेनिंग्स कहता है पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा, पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा, पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मतलब अरे भाई नैतिक, पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा का मतलब जो देखा जाए तो नैतिक आदर्श देते हैं उन लोगों की महत्वाकांक्षा है। और फिर आइवर जेनिंग्स ही कहता था फेबियन समाजवाद की स्थापना करता है, फेबियन समाजवाद की स्थापना करता है। अब फेबियन समाजवाद की स्थापना करता है तो जानते हैं फेबियन समाजवाद का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, फेबियन सोशलिज्म, इसका मतलब होता है संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद को बढ़ावा देना। इसी के तो समर्थक हमारे यहाँ जो है तो देखा जाए तो नेहरू जी भी थे, एनी बेसेंट भी थी। तो ऐसे जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को भी ध्यान रख लेना है। जैसे मान लीजिए एक ही स्टेटमेंट ऑस्टिन का है, ग्रेनविल ऑस्टिन, तो ग्रेनविल ऑस्टिन का जो स्टेटमेंट है सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ावा देना, सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ावा देना, तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ावा देना, इनका भी एक कथन और भी है, बीएन राव साहब का भी है, बीएन राव। तो बीएन राव साहब ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षणिक महत्व रखता है, लिख लीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व रखता है। एक तो इसको लिख डालिएगा। एक स्टेटमेंट और भी केटी शाह साहब का भी है, केटी शाह, तो केटी साहब का स्टेटमेंट है कि डीपीएसपी ऐसा चेक है जो राज्य और बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाए। इसको लिख डालिएगा कि ऐसा चेक है, और बैंक का चेक नहीं होता है, ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, मतलब संसाधनों के अनुरूप अदा किया जाएगा। पोस्ट डेटेड चेक, भाई जब बैंक में पैसा आएगा तब होगा। डीपीएसपी में जो लिखा गया है सरकार के पास जब संसाधन रहेगा तब ये हम लोग देंगे, ये सब ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग को अब ध्यान रखना है थोड़ा सा, जैसे मैं बताया कि अब एफआर वर्सेस डीपीएसपी आता तो मेंस में है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानिए। देखिए एफआर और डीपीएसपी में संघर्ष का जो पहला मामला है उसको हम लोग बोलते हैं चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य। 1951 का केस है, 1951 का केस है, 1951 का केस है। देखिए एफआर और डीपीएस, ध्यान से समझिएगा, एफआर और डीपीएसपी के मध्य विवाद का सबसे पहला मामला कौन आया? चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य। और बताया था मूल अधिकार में संशोधन को लेकर सबसे पहला मामला कौन सा आया था? बोलिए, शंकरी प्रसाद, पीछे वाला भूल रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्वप्रथम मामला आया कि एफआर और डीपीएसपी में किसे सर्वोच्चता दिया जाए, तो न्यायालय ने जो है यहाँ पर एफआर और डीपीएसपी में विवाद का सबसे पहला मामला कौन? चंपाकम दोराई राजन, टिक लगाइएगा। इसमें न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि एफआर जो है वो देखा जाए तो डीपीएसपी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मूल अधिकार को प्राथमिक और डीपीएसपी को द्वितीयक माना गया। और कहा गया, इसका मतलब क्या निकला? यदि डीपीएसपी मूल अधिकार प्राथमिक है, डीपीएसपी द्वितीयक, इसका मतलब डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई यदि कानून बनाते हैं, अब मूल अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो वह कानून असंवैधानिक हो जाएगा। वह कानून क्या हो जाएगा? असंवैधानिक हो जाएगा। अब जानते हैं
अब तो एक ही चारा बचा सरकार के पास कि सरकार संविधान में संशोधन करके लिख दे। आप जानते हैं इसके बाद जो है प्रथम संविधान संशोधन और द्वितीय संविधान संशोधन किया गया था। अब प्रथम और द्वितीय संविधान संशोधन किया गया था और यहाँ पर जो है पूछा था ना इस बार कि कौन सा संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन का मामला था, तो प्रथम ठीक लगेगा, इसी बार तो पूछा था 2022। आप देख रहे हैं प्रथम और द्वितीय संविधान संशोधन किया गया, तमाम अनुच्छेद इसमें जोड़े गए। अब यहाँ पर जो है सार्वजनिक उद्देश्य जो द्वितीय संविधान संशोधन था, आप जानते हैं कि उसमें जो है प्रथम संशोधन द्वारा तो 15(4) भी जोड़ा गया था और द्वितीय संशोधन द्वारा कहा गया था यदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो मुआवजे को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा। ये बात द्वितीय संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अब जानते हैं इसी मसले को जो है, इसी मसले को क्या किया गया था, अब इसी मसले को प्रथम और द्वितीय संविधान संशोधन को जो है केरल एजुकेशन बिल बाद में चुनौती दिया गया। केरल एजुकेशन बिल वाद 1956 में चुनौती दिया गया। अब केरल एजुकेशन बिल वाद में जो चुनौती दिया गया, प्रथम और द्वितीय संविधान संशोधन को चुनौती दिया गया और न्यायालय ने इसको क्या कर दिया, संवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि ऐसा है यह जो एफआर का उल्लंघन नहीं करता है। इसी में न्यायालय ने रचनात्मक समायोजन का सिद्धांत दिया था और न्यायालय ने कहा इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि मान लीजिए 15(4) जोड़ा गया है या इसी प्रकार से मान लीजिए अधिग्रहण के लिए कुछ जोड़ा गया है, मुआवजा राशि की बात की गई है, तो ऐसी दशा में जो है ये जरूरी है, कहीं कोई समस्या नहीं। अब जानते हैं जब इसमें प्रथम और द्वितीय संविधान संशोधन को चुनौती दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक घोषित कर दिया। अब जानते हैं अब केरल एजुकेशन बिल बाद में जब ये हो गया तो सरकार का हौसला क्या होगा, बढ़ेगा ना कि हमने प्रथम और द्वितीय संविधान संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक घोषित कर दिया। अब जानते हैं यहाँ पर एक चीज समस्या कि इसके बाद जो है 25वां संविधान संशोधन किया गया 1971 में। अब 25वां संविधान संशोधन करके कहा गया, एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 31C जोड़कर कहा गया यदि 39B और 39C 39B और 39C ये जो समाजवादी तत्व हैं इनको यदि लागू किया जाता है, इनको लागू करने से अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब इस टीपीएसपी तत्व को यदि लागू किया जाता है और उससे इस मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब जैसा समझिए, आता है मेंस में, अभी बताया हूं, बहुत ज्यादा इसमें व्याख्या नहीं। 25वां संविधान संशोधन द्वारा 39B और 39C जोड़ा गया जो डीपीएसपी तत्व, और कहा गया कि भाई यदि इस डीपीएसपी तत्व को हम लागू करेंगे अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन होगा तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अरे संपत्ति का अधिकार जो है 1978 में हटा था ना 44वां संशोधन द्वारा, अभी तो बना ही हुआ है, इस समय तक 1971 में जुड़ा था। अब जानते हैं कि इसके बाद तीसरा जो केस आया केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, ये मामला आया 1973 में। 1973 में आया तो उस दिन मैं बताया था इसमें जो है 25वें, 29वें, 24वें इन तीनों संशोधनों को चुनौती दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस 25वें संशोधन को संवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि भाई 31C में जो लिखा गया है, ये सब कहाँ लिखा गया, 31C में जो लिखा गया वो सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा समझिए, अभी बताइए सुप्रीम कोर्ट ने जब 25वें संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित कर दिया तो सरकार का हौसला बढ़ेगा। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया। अब 42वां संविधान संशोधन करके सरकार ने जो 31C था, इस 31C का विस्तार कर दिया और 31C का विस्तार करके क्या लिख दिया कि सभी डीपीएसपी तत्व सभी एफआर पर प्राथमिक होंगे। इसका मतलब कि डीपीएसपी तत्व प्राथमिक होगा, मूल अधिकार द्वितीयक होगा। अब जानते हैं इसी चीज को जो है फिर मिनर्वा मिल्स बाद में चुनौती दिया गया, जो चौथा केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980 का वाद है, इसमें चुनौती दिया गया। अभी बताइए, इसमें जब चुनौती दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये जो 31C का जो विस्तार है, 31C का जो विस्तार है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया
और कहा कि 25वां संशोधन यथावत बना रहेगा, लेकिन 31C का जो विस्तार है वो गलत है। इसका मतलब 39B और 39C मूल अधिकार पर प्राथमिक बने रहेंगे, लेकिन ये आपका जो विस्तार है कि सभी डीपीएसपी तक तो सभी एफआर पर प्राथमिक होंगे, यह असंवैधानिक है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत दिया। कभी पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सामंजस्य पूर्णता का सिद्धांत कहां पर दिया गया था, तो मिनर्वा मिल्स वाड टिक लगाइएगा। 42वें संशोधन को कहां चुनौती दिया गया था, मिनर्वा मिल्स वाड टिक लगाइएगा। यहाँ पर मिनर्वा मिल्स वाड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज से विवाद समाप्त होगा, एफआर और डीपीएसपी ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे और सरकार को दोनों की पूरकता को ध्यान में रखकर कानून बनाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों मिलकर लोकतंत्र को जो है मजबूत करते हैं। मूल अधिकार सामाजिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, डीपीएसपी आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, तो दोनों मिलकर ही तो समग्र लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। और फिर मूल अधिकार व्यक्ति को ज्यादा ध्यान देता है, डीपीएसपी समाज को ज्यादा ध्यान देता है, तो दोनों आपस में मिलकर व्यक्ति समाज के संबंधों को मधुर बनाएंगे। और अभी बताया कि डीपीएसपी क्या है, तो डीपीएसपी आदर्श है, आईएफआर क्या है, प्राप्त हो चुका है। तो डीपीएसपी को देख कर ही तो हम लोग जोड़ते हैं, जैसे अनुच्छेद 45 को देख कर ही तो जो है 31 से जोड़ा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया और कहा कि एफआर और डीपीएसपी दोनों पूरक रहेंगे, ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और, वर्तमान में क्या स्थिति है, तो 25वां संविधान संशोधन बना हुआ है। इसका मतलब कि 39B और 39C अभी भी 14-19 पर प्रभावी है। अरे 31 तो खत्म हो गया ना, तो 14-19 पर प्रभावी है। नंबर 2, एफआर और डीपीएसपी सामान्य रूप से एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब बाकी जो है चीज है जो मेंस में पढ़ाया था, तो यहाँ पर बतलाइए, तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा हम लोग का। अब थोड़ा सा मैं बता दूं, अब इसमें जो है थोड़ा सा मूल कर्तव्य के बारे में आप लोगों को देखिए 4 लाइन ध्यान रखना है। मूल कर्तव्य के बारे में पहला चीज तो ये है कि ऐसे सुन लीजिए कि भाई एक तो पहले जो है इसका सामान्य जो पहलू है उसको ध्यान रखना है, और फिर इसके बाद इसकी प्रकृति। तो देखिए मूल संविधान में तो था नहीं, सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर हमारे यहाँ जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, उसी स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 86वां 86 जो संशोधन हुआ था 2002 में, उसके माध्यम से एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। इस तरह से मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और जानते हैं कि मूल कर्तव्य केवल नागरिक के संदर्भ में है, व्यक्तियों के लिए नहीं दिया गया है। इससे न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब न्यायालय लागू नहीं करा सकता है। और इसको जो है वो कहां पर रखा गया है, तो भाग 4 में रखा गया है। और फिर आप जानते हैं मैं बताया कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। फिर मैं बताया कि इसमें जो है अनुच्छेद 51 में लिखा गया है। तो कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। और यहाँ पर जो प्रकृति है वो आप प्रकृति में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 3 तरीके से याद करिएगा। पहला चीज है राष्ट्र और देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, दूसरा है समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, तीसरा है स्वयं के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो राष्ट्र और देश के प्रति जो कर्तव्य 1 से 4 तक इसमें लिख डालिएगा, और समाज के प्रति 5 से 7 लिख डालिएगा, और स्वयं के प्रति जो कर्तव्य 8 से 11 लिख डालिएगा। इसको सब लिख डालिएगा और लिख कर रट डालिएगा। इसका 2-3 क्वेश्चन बनाता हूं ना। एक तो पहला काम करिएगा, सब लिख कर रट डालिएगा, इसमें सब भर डालिएगा ऐसे ऐसे कहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग लगाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। कायदे से उसको लिख कर रट डालिएगा। और थोड़ा सा दिमाग का मतलब कि कम से कम जो है पागल होकर मत रटिएगा, उसमें क्या लिखा है वही रटिएगा। ये नहीं कि जो है एकदम सुर में रटना शुरू कर दिए, इतना रट लिए गलत हो गया। चलिए इसको तैयार करके रखिए। अब फिर हम लोग का क्लास अब कब होगा, थर्सडे को क्लास होगा। आज मंगलवार उसके बाद बृहस्पतिवार और शनिवार 3 दिन क्लास होता है। अब फिर ये तैयार करके रखिए। इसी का टेस्ट जो है 6:30 बजे थर्सडे को लूंगा। सभी लोगों का धन्यवाद।